अस्सलाम वालेकुम। बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। बस तकरीबन 1-2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन भी तभी हो जाएगा। अच्छा जी। चल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैमा, योर टीचर हु विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जैसे कि इट्स अ क्रैश कोर्स, तो हम बहुत जल्दी इसको जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इसकी थ्योरीज के थ्रू भी गुजरेंगे। तो दिस इज़ अ प्लानर इन फ्रंट ऑफ यू विच इज़ लाइक मेड बाय मी, एज दिस इज़ अ प्लानर फॉर ऑल दीज डेज। इन दिनों में हम अपना बायो का सिलेबस ख़त्म करेंगे। जैसे कि 4 अप्रैल विच इज़ टुडे, हम आज सेल्स, मूवमेंट ऑफ लाइफ और एंजाइम्स करेंगे। इसी तरह ये प्लानर में बहुत सारे हो सकता है, ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज़ या कोई भी ऐसे इमरजेंसी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स दूसरी क्लास में एडजस्ट कर दिए जाएं। बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इसी प्लानर के हिसाब से हों। अच्छा, तो जो हमारी टोटल क्लासेस हैं जिसके अंदर अदर देन एमसीक्यूज़ एंड थ्योरीज एंड क्यूरीज, इसके अंदर हमारी 11 क्लासेस के अंदर हमारा पूरा बायोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। जो हमारा पूरा सिलेबस है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर मैं मार्किंग स्कीम सब कुछ आपको एक्नॉलेज करती रहूँगी, लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे एज इन पीडीएफ फाइल, ठीक है, वो नोट्स अपने पास एक तो संभाल के रखे जाएं ताकि रिवाइज़ करने में आसानी हो। और दूसरा ये कि कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो शायद लिखे आप लोग को नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिससे लाइक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट जो आपकी मार्किंग स्कीम्स हैं उसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपने साथ कोई पेपर पेंसिल और किताब कोई अपने साथ रखें जिसके अंदर आप लोग नोट डाउन करते जाएं वो पॉइंटर्स। तो बस स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम with our first chapter which is cells, a basic chapter which is a very easy chapter। अगर आप इसके ऊपर अपना अच्छा हैंड रखना चाहते हैं तो इसको बार बार रिवाइज करें, बिकॉज ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो कि हर चैप्टर को लिंक्ड अप करेगा आगे जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स एंड देयर इट गोज़। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है सेल्स। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं अभी शो कर रही हूँ प्रोफाइल पे, ये सेंड कर दी जाएगी। अच्छा, एंड सेकेंडली वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, वो ये थी कि जो जितने भी बच्चे अभी लाइव सेशंस के अंदर अभी हैं वो जो है अपना नंबर और अपना नाम सर अवेज़ को व्हाट्सएप करें। और ऑल्सो ये चीज़ याद रखेंगे, क्लास के बाद मैं फिर भी रिवाइंड कराऊंगी एंड में, कि अपना फीडबैक ज़रूर व्हाट्सएप करें। अपना फीडबैक लिख के भेजें कि आपको क्लास और किस तरह समझ आया, सारा अपना फीडबैक जो भी हो आप अपने मुताबिक लिखें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेल्स। अच्छा, सेल्स होते क्या हैं? जैसे कि सेल्स इज़ अ बेसिक पार्ट, इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। के जैसे कि एटम है केमिस्ट्री के अंदर, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे एटम होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, एक एलिमेंट, एक मटेरियल का। वैसे एक सेल होता है जो कि एक बेसिक यूनिट होता है। सेल्स दो तरह के होते हैं, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेल्स की जो लाइफ होती है ना वो इस तरह होती है कि एक सेल होता है, फिर उससे दो सेल्स मिलकर सेल्स बनाते हैं, फिर उस बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर वो टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया,
वैसे फिर वो ऑर्गेनिक सिस्टम बनाता है, जैसे कि हार्ट सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया हमारा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारा एक सिस्टम बना रहे होता है। वैसे ही फिर जब बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं ना, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म ये है जैसे कि एक ह्यूमन है, एक एनिमल है, एक मैमल है, कोई भी चीज़ जो चल रही हो, जो लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रही मैं, लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ। लिविंग थिंग एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेल्स के ऊपर। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को, ठीक है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत माइनर चीज़ें हैं जो लोग जो हैं, इसको मैं जूम इन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर व्यू आ सके, ठीक है। अच्छा, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, एक डायग्राम आपके सामने आ रही होगी जिसके अंदर एक सेल वॉल है। अच्छा, ये सेल वॉल क्यों होती है? क्योंकि वैसे तो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा आप लोग को एक डेमो दूं तो वो ये है कि सेल वॉल इस वजह से होती है क्योंकि इसमें पानी एंटर हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो सेल बर्स्ट ना हो। बर्स्ट मतलब फट ना जाए, इसी वजह से सेल वॉल होती है जो कि इस सेल को फटने से बचाती है। क्योंकि प्लांट ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। वैसे ही फिर एक सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो कि बिल्कुल एक मतलब बाहर जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म फ्लूइड है एक तरह का, जो कि वैक्यूल के बाहर और सेल वॉल के अंदर होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, विच इज़ न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस जो है वैक्यूल के बाहर होता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम के अंदर आता है कि आइडेंटिफाई या ड्रॉ न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये कभी भी वैक्यूल के अंदर नहीं ड्रॉ कराया जाएगा। ज़्यादातर बच्चे वैक्यूल के अंदर ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियस को, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बच्चे सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे कुछ बच्चों को शायद ना समझ आ रहा हो मैं क्लोरोफिल क्या बोल रही हूँ, बट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल अलग अलग चीज़ें हैं। क्लोरोप्लास्ट एक कंपोनेंट है सेल का, प्लांट सेल का, लेकिन क्लोरोफिल इज़ अ सब्सटेंस जो कि क्लोरोप्लास्ट कैरी करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ बात ख़त्म हुई प्लांट सेल की डायग्राम के उस पर। ये डायग्राम याद होती है, ये लेबलिंग के लिए आती है, ये शायद ड्रॉ करने के लिए भी आ जाए, ठीक है। फिर आते हैं हम एनिमल सेल, सॉरी। अच्छा, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये बात याद रखें। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, और इसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा होगा, जो सर्कल सबसे बड़ा होगा ना, एग्ज़ाम के अंदर वो आपको कलर डायग्राम नहीं देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसके स्ट्रक्चर से। जो सबसे बड़ा सर्कल या जो सबसे बड़ा आपको सर्कल या कोई सर्कल कंपोनेंट दिख रहा होगा वो न्यूक्लियस होगा एनिमल सेल का। तो इसका जो छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं वो इसके वैक्यूल्स होते हैं। और साइटोप्लाज्म एज आई सेड पहले प्लांट सेल के उसमें, कि सेल वॉल और वैक्यूल और सेल वॉल के बीच में जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। वैसे ही सेल वॉल के बजाय एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होता है, इसकी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। फिर साइटोप्लाज्म की दोनों डेफिनेशंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर हम बोलेंगे द फ्लूइड बिटवीन सेल वॉल एंड वैक्यूल इज साइटोप्लाज्म, लेकिन हम एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, द फ्लूइड बिटवीन या द फ्लूइड कैरिंग न्यूक्लियस वैक्यूल इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये बात याद रखेंगे,
साइटोप्लाज्म दोनों के बहुत डिफरेंट हैं और बहुत डिफरेंटली काम करते हैं। अच्छा, डायग्राम के अंदर एक और चीज़ वो ये शो हो रही है कि वैक्यूल जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो कम है बानिस्बत प्लांट सेल के। प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसने वाटर कैरी करना होता है और वो उसको टर्जिडिटी भी करनी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर थी, ये पॉइंट लिखा हुआ द अबव गिविंग सेल्स, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सेल्स जब एक दूसरे को मिलते हैं तो सेल्स बनाते हैं, विच प्रोवाइड्स ग्रोथ। वो ग्रोथ करता है आपके बॉडी के अंदर। सेल्स बिल्ड, जैसे कि अगर एक बेबी है फॉर एग्जांपल, तो एक बेबी ग्रो कैसे करता है, एक सेल से सेल फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर वो एक बेबी बन जाता है। जब वो बेबी बन जाता है तो तब भी उसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। जब वो 1 साल 2 साल तक का हो जाता है तब उसके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं चीज़ें, मतलब वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है बेबी, मतलब उसके दांत भी आ चुके होते हैं, उसका हर चीज़ डेवलप्ड हो चुकी होती है। तो इट टेक्स टाइम फॉर द ग्रोथ और ये मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ बनती है। अच्छा, ये चीज़ पॉइंटर्स जो मैंने गिवन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज़ और थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ ज़्यादा, P1 बहुत बनता है इस पॉइंटर्स पे। ये बात मैंने पहले भी बताई है, तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल का तो मैंने आपको बता दिया है कि सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है बेसिकली, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो सिर्फ और सिर्फ लाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे, सही है। मैंने स्मॉल वैक्यूल का भी बता दिया, लार्ज वैक्यूल का भी बता दिया। अब आते हैं हम इनके शेप्स के ऊपर। मैं ऊपर कर रही हूँ इनके शेप्स देखने के लिए। अच्छा, जो नॉर्मल एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल, उसका कोई शेप नहीं होगा, वो किसी भी शेप की तरह हो सकता है सॉरी। और जो प्लांट सेल होगा ना, प्लांट सेल का एक रेगुलर शेप होता है, वो मतलब एक रेगुलर शेप में आपके सामने आएगा, लेकिन एनिमल सेल कभी आपके सामने रेगुलर शेप में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अच्छा एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बच्चे इस बारे में बड़े सवाल करते हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया किधर मार्क करें, क्या नाम है, सेल्स के अंदर, और रिबसम्स कहाँ मार्क करें। देखिए, रिबसम्स अगर ड्रॉ करने के लिए आता है पेपर में, या मार्किंग के लिए आता है, मार्किंग के लिए तो खैर वो नहीं देगा, लेकिन अगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो आपने नहीं ड्रॉ करना अनटिल अनलेस वो बोलता है कि द सेल इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप या माइक्रो कोई मतलब किसी ऐसे चीज़ सब्सटेंस के नीचे जहाँ जूम होके देखी जाए चीज़। कोई भी वो चीज़ दे सकता है, कोई भी चीज़, अनटिल अनलेस वो ये चीज़ मेंशन ना करे तब तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया वैसे वो ड्रॉ या लेबल करने के लिए नहीं देगा एग्जामिनर। लेकिन अगर वो बोले कि आप नेम करो, ड्रॉ करने के बजाय वो बोले इनका नेम करो, जब जो है व्यू किया गया है एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल को, तो उसके अंदर और क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो तब हम माइटोकॉन्ड्रिया और रिबसम्स का जिक्र कर सकते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का ऐसा सेल का पार्ट है जो कि एनर्जी जो है कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, और जब बॉडी को नीड होती है ना एनर्जी की तो वो फिर रिलीज़ करता है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, अभी आप सांस ले रहे हो, फिर एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसी तरह ये बात है कि जो एनर्जी है इसको सांस लेने में भी, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, इसके अंदर आपको एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर होता है क्योंकि हर सेल एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है और हर सेल में ऑक्सीजन जाती है आपकी बॉडी के अंदर। फिर आता है रिबसम। रिबसम आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है मिस? भाई, प्रोटीन सिंथेसिस ये होता है जैसे कि आपकी बॉडी है वो ग्रो कर रही है, ये आ गया लिखा हुआ आपके पास, रिबसम्स और माइटोकॉन्ड्रिया।
जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तब आप जब प्रोटीन्स का इंटेक कर रहे होते हो, तो प्रोटीन्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, या आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है, उस ग्रोथ को प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, जो कि रिप्सम्स कराते हैं। जैसे कि सेल है, सेल ग्रो कर रहा है, टिश्यूज़ में बन रहा है, तो ये कौन हेल्प करा रहा है? रिप्सम करा रहा है। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स बना रहे हो, तो आपके मसल्स कैसे बन रहे हैं? क्योंकि आप मसल्स बन रहे हो, तो आपके जो सेल्स हैं मसल्स के, उसके रिप्सम्स आपके मसल्स बनाने में, ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनके मेन फंक्शंस। मैंने इनमें कुछ कुछ बातें आप लोगों को पढ़ा दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ बातें मिसिंग हैं, जो कि हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन की मैं डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को एक अच्छा व्यू और एक अच्छा आइडिया मिले। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मतलब इस तरह का होता है कि वो पार्शली होता है। पार्शली मतलब कि इस तरह का मटेरियल, या पार्शली मीन्स ऐसी जगह जहाँ कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए, एंटर हो जाती है, इसे बोलते हैं पार्शली। ठीक है, कुछ सेल सेलेक्टिव होते हैं, कुछ सेल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ सेल्स स्पेसिफिक चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी या कोई भी एनिमल सेल होता है वो स्पेसिफिक काम करते हैं। अच्छा, हर सेल जो होता है वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे कि लंग्स के जो सेल्स होते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लंग्स के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, वो नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करते। बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो क्या है? पार्शियली सेलेक्टिव सेल्स, जो कि कुछ सर्टेन पार्टिकल्स को जो है अपने अंदर आने दे रहे हैं। इस प्रोसेस या इस चीज़ को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये परमिएबल होता है, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें कि यार ये पार्टिकल्स को अंदर तो आने दे रहा है, लेकिन ये कैसे पार्टिकल्स को अंदर आने दे रहा है? ये बात अपने जहन में बिठा लें कि पार्टिकल्स जो सेल्स के अंदर एंटर होंगे, एज वो पार्शियली हैं, वो कोई होल्स नहीं है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो तो चले जाएगा। पार्शियली मीन्स के डाइजेस्टेड, या फिर जो ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो, मतलब एटॉमिक मेजरमेंट, या छोटी सी डाइजेस्टेड हो, या फिर स्मॉल ब्रेक डाउन हो। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन ना हो तो सेल्स हमारे खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी बॉडी में। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? आप सेल मेम्ब्रेन की वॉल को देख लो। एक तरफ एनिमल सेल की बात कर रही हूँ मैं, एनिमल सेल। वैसे प्लांट सेल में भी आप सेम चीज़ लिख सकते हो, लेकिन प्लांट सेल के बारे में आता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का पूछता नहीं है एग्जामिनर। लेकिन अगर उसने पूछा तो आप ये सेम चीज़ लिख सकते हो। फिर आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? प्लांट सेल के अंदर। अच्छा, ये जो सेल वॉल बनी हुई होती है ये स्टार्च की बनी हुई होती है। मिस, स्टार्च क्या है? स्टार्च ग्लूकोज होते हैं। अब ग्लूकोज क्या है? आप शुगर खाते हो, शुगर ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज जो है हम स्टार्च खा रहे होते हैं, लेकिन जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो ग्लूकोज बन जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे ग्लूकोज मिलके, अब देखें स्टार्च ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बन रहा है, वैसे ही ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनता है। ठीक है, तो ये स्टार्च की सेल वॉल है, सेल वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये भी फुली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी सेलेक्टिव और स्मॉल पार्टिकल्स ही अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये हर चीज़ को पास थ्रू करता है। अच्छा, सेल वॉल एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? अगर ये डिफरेंस पूछे तो इसका एक और ये भी डिफरेंस है कि इसके सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक
पार्टिकल्स को एंटर करने देता है, लेकिन सेल वॉल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें से कुछ भी पास थ्रू हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने जैसे कि बोला कि मैं ये कर देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अच्छा, जैसे कि मैंने ये बात बोली कि सेल वॉल जो होता है वो बर्स्ट होने से बचाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन होता सिर्फ और सेल वॉल ना होती तो वो बर्स्ट हो जाता, वो फट जाता। इसी वजह से जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन को अपने अंदर रखती है और उसको प्रोटेक्टेड रखती है। और इसकी जो जब पानी आता है तो प्लांट जैसे प्लांट एक पोजीशन में आ जाता है, उसका स्टेम एक पोजीशन में आ जाता है विच इज़ कॉल्ड टर्जिडिटी। अगर सेल श्रिंक कर जाए इट इज़ नॉट टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का ऑपोजिट प्लाज्मोलाइज्ड होता है। ये बात याद रखिए, पॉइंटर है, ये लिखते जाएं। जो बात नहीं सामने दिख रही है वो लिखते जाएं। प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं, PLASMOLYSED, प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। जब वो श्रिंक हो जाए, जब उसको पानी नहीं मिलता तो सेल वॉल और मतलब प्लांट सेल जैसे टर्जिड होता है वैसे ही प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है जब श्रिंक होता है। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले ही बता दिया, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्सअप मत करेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट एक सब्सटेंस होता है जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले भी बताया था, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सूरज की रोशनी अपने पास ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। फिर आते हैं हमारे सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल बोलते हैं। अच्छा, स्पेशलाइज्ड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल एनिमल सेल और प्लांट सेल से डिफरेंटली वर्क करते हैं। अब ये किस तरह डिफरेंटली वर्क करते हैं, चलो। अच्छा, रेड ब्लड सेल, सही है। रेड ब्लड सेल बेसिकली बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। मैंने इन दोनों की डायग्राम, इसको बाइकॉनकेव को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाइकॉनकेव मतलब ये होता है कि इनका फ्रंट व्यू ओवल होता है, लेकिन इनका जो बैक साइड व्यू होता है वो थोड़ा बीच में से दबा हुआ होता है ताकि ये इजीली आर्टरीज और वेन्स के अंदर ट्रेवल कर सकें। अगर सेल वॉल का रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इंसान के अंदर डिफरेंट हो जाए, रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो इससे, तो उसमें हार्ट अटैक या फिर जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इस तरह की बीमारी जैसे कि ये वैसे सेल्स के बारे में हम डिजीज़ेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो अभी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कराता है पूरी बॉडी में। हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ़र कराता है। ये रॉन्ग नहीं है, इट्स राइट, लेकिन मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से ज़्यादा बेस्ट आंसर रेड ब्लड सेल्स है, क्योंकि स्पेसिफाई करना कि यार रेड ब्लड सेल, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल ही करवाता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। फिर आता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, बेसिकली हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराने जाते हैं अक्सर डॉक्टर्स के पास। बेसिकली वो रेड ब्लड सेल्स का ही टेस्ट होता है एक तरह का। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये रेड बेसिकली जो हमारे खून का कलर जो होता है ना, वो इसी की वजह से आता है, रेड ब्लड सेल। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि, क्योंकि आगे जाके ये सवाल आएगा कि एग्जामिनर पूछ ले कि प्लाज्मा येलो पानी होता है पूरा, तो फिर खून का कलर रेड क्यों होता है? तो इसका ये जवाब होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इनसाइड ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन विच इज़ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट का होता है ब्लड सेल के अंदर, जो रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन बना हुआ किससे होता है? अच्छा, इस तरह से मिटा हुआ आ रहा है आपके पास, मैंने थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, इस तरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ाया है। ये
हेमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, मतलब आयरन और प्रोटीन से बनता है रेड ब्लड सेल। अब आ जाते हैं रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल होता कहाँ है? रूट हेयर सेल होता है प्लांट्स के अंदर, जो पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, और ये सॉइल के अंदर होता है, जो कि प्लांट्स को होल्ड रखता है गिरने से, या फिर हवा, जैसे कि अब विंड चल रही है बहुत तेज़, तो फिर ये श्योरिटी होती है कि विंड के उसमें जो है प्लांट कहीं अनबैलेंस होके टूट ना जाए, गिर ना जाए, तो उसको सपोर्ट देते हैं उसके रूट हेयर सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये लॉन्ग टेल होते हैं, इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम बेसिकली प्लांट्स के एक ट्यूब होती है हॉलो, जो है पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स तक, मतलब नीचे से लेके पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट्स के अंदर ये मिनरल्स और वाटर ट्रांसफर कराती है। ठीक है, और वही बात, क्योंकि स्टेम के अंदर होता है जाइलम, और प्लांट्स के मतलब बिल्कुल अगर आपने ब्रांचेस के अंदर एक लाइंस आ रही होती है उसके अंदर होता है, तो मतलब ये सपोर्ट दे रहा होता है प्लांट को। फिर आ जाते हैं एग्जामिनर पॉइंटर्स के उसमें। अच्छा, ये याद करना पड़ेगा, फोटो अंडर माइक्रोग्राफ। अगर वो पूछता है एनिमल सेल, मैंने पहले ही बता दिया इरेगुलर शेप होता है। अगर वो पूछे प्लांट सेल तो होता है रेगुलर शेप। रेड ब्लड सेल्स डार्क फ्रॉम एजेस, लाइट फ्रॉम मिडल। ठीक है, बाकी जाइलम लार्ज वाइट सर्कल्स, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, बस ये याद करने वाली चीज़ है, ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है एमसीक्यूज़ और थ्योरी दोनों में। अब आ जाता है हमारा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, मूवमेंट ऑफ लाइफ को मैं बहुत शॉर्ट करके बताऊंगी, विच इज़ वेरी इजी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं एक डायग्राम शो कर देती हूँ, वो शायद आप लोग को हेल्प करे। हाँ, ये वाली डायग्राम। अच्छा, अब एक जगह मुझे ये बताओ, यहाँ एक पहली डायग्राम दिख रही है, विच इज़ दिस वन, आई हैव जूम दिस डायग्राम। हाँ, तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर दो बीकर्स हैं, मैंने बीच में लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ की है डिफरेंस के उसमें। एक हमारे पास है A1 और एक हमारे पास है A2। ठीक है, A1 के अंदर हमने 97% ऑफ सॉल्ट डाली और 3% ऑफ वाटर डाला। अच्छा, दूसरे A2 में हमने 5% सॉल्ट डाला, 95% वाटर डाला। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है? तो हम बोलेंगे A1 के अंदर जो सब्सटेंस ज़्यादा होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मैं अभी कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ना कुछ अभी एक्स्ट्रा डिफाइन कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रही हूँ। 97% सॉल्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट में ज़्यादा होगी, और A2 के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ऑस्मोसिस, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मैं वाटर की बात कर रही हूँ, वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर इस वो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब सिंपली मैं एक डायग्राम शो कर रही हूँ, ये तो मैंने एक नॉर्मल एक इन एंड आउट ऑफ दिखाया है इस डायग्राम्स के अंदर। जैसे पोटैटो है, इसके अंदर 95% सॉल्ट है, तो पोटैटो का पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, 95% सॉल्ट जो पानी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसको पानी देने के लिए, क्योंकि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्ट की या किसी आयनिक की, तो वहाँ पानी जाता है, पानी वहाँ जाता है जहाँ उसकी कमी होती है। प्लांट सेल की बात कर रही हूँ मैं, तो जो प्लांट सेल, जो पोटैटो का प्लांट सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ श्रिंक और ब्रश की बात हुई है, अगर 2% सेल बाहर है और सॉल्ट बाहर है और क्या नाम है 98% वाटर है, तो पानी जो है वो सेल प्लांट एनिमल सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह उल्टी सिचुएशन में ये श्रिंक हो जाएगा।
यही हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। ये प्लाज्मोलाइज्ड की डायग्राम है, इसको गो थ्रू कर लें। एग्जाम में वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस डायग्राम, तो आप लिख सकते हो द सेकेंड वन डायग्राम इज प्लाज्मोलाइज्ड एंड द फर्स्ट डायग्राम इज टर्जिड। सही है। उसी तरह फिर एक मिनट, सॉरी, फिर आ जाते हैं इस पे। मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके यहाँ लिखा है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों के बारे में बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इससे 3 पॉइंटर्स हैं जो इस पूरे चैप्टर को जो है ना पूरा ख़त्म कर देंगी। बस इस चैप्टर में फिर ग्राफ्स रह जाएंगी, वो ग्राफ्स बस गो थ्रू करनी होंगी। सही। और इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। अच्छा यार, ऑस्मोसिस को ना बिल्कुल ही डिफरेंट ले लो। ऑस्मोसिस इज डिफरेंट, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आउट या इनसाइड लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो हमेशा ऑस्मोसिस होगा। वो क्या होगा? ऑस्मोसिस। अब जो असल डिफरेंस आता है, अच्छा इसके अंदर मैंने हायर टू लोअर लिखा है सॉरी, हायर टू लोअर लिखा है, तो लोअर टू हायर भी इसके अंदर पॉइंटर मेंशन कर देगा। वैसे तो मैंने यहाँ मेंशन किया है पॉइंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ मैंने हायर टू लोअर ही लिखा है सिर्फ, तो इधर लोअर टू हायर भी मेंशन कर लेंगे। अच्छा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है आइंस। आइंस क्या होते हैं? बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आइंस यार कुछ भी हो सकता है प्लांट्स के अंदर, जैसे नाइट्रेट आइंस जा रहे हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके का आयन, किसी भी तरीके का आयन एक्सेप्ट वाटर मॉलिक्यूल, एक्सेप्ट वाटर मॉलिक्यूल, आयन या मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। जैसे कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट होता है, मतलब हम नाइट्रेट प्रोवाइड होता है सॉइल से, तो अगर प्लांट्स में नाइट्रेट की कमी हो गई है तो सॉइल के अंदर तो बहुत सारा नाइट्रेट है ना, तो वो प्लांट्स के अंदर जब जा रहा होगा तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, विच मीन्स इट्स डिफ्यूजन। लेकिन बिलफर्स्ट सॉइल के अंदर नाइट्रेट की कमी हो जाती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर पूरा नाइट्रेट है, तो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसकी ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो है लोअर टू हायर, इस तरह जाता है कांस्टेंट रेट पे। सही। इसकी ग्राफ है, ये गो थ्रू कर लेंगे, और तो कोई ग्राफ मेरे ख्याल में नहीं बची है। एक दफ़ा फिर भी चेक कर लेते हैं। ये एक ग्राफ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो ये डिफरेंस होता है, इसका ग्रेडियंट ऐसा बनेगा। वैसे ये बनाने के लिए नहीं आता, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है। अच्छा, ये सारी बातें बहुत बेसिक्स लिखी हुई हैं, ये आएंगी नहीं पेपर में, लेकिन इसको गो थ्रू कर लेंगे फॉर बेटर एक्नॉलेजमेंट, ताकि और अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, मैंने ये बात पढ़ा दी है कि प्लांट सेल्स बर्स्ट हो जाएगा। एटीपी की मैं एटीपी अलग होगा, एटीपी का अगर हमें चांस मिला तो हम एटीपी की जो है क्लास रखेंगे एटीपी के पेपर से पहले इंशाल्लाह। सही है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी और एमसीक्यूज़ पे ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ जो कि एग्ज़ाम के अंदर आती हैं, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह की। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 एग्जाम्पल्स हैं। वो ये हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है रूट हेयर सेल, विलाय का मैं बाद में पढ़ाऊँगी। विलाय बेसिकली समझ लें कि अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे जो आइंस हैं ये मूव कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ ये प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली जो अल्लाह भला करे, जो आपका ये मूव कर रही हैं विलाय के अंदर, वो बहुत सारा सब्सटेंस है, विलाय में तो कुछ भी नहीं है ना, तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, तो ये हो गया डिफ्यूजन। अच्छा, उसी तरह लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर पानी जो है
क्या नाम है, प्लांट्स में पानी नहीं होता, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो सॉइल में पानी ज़्यादा होता है, हायर होता है, तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा जो है, अल्लाह भला करे, हमारा जो पानी है वो जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। सही है, ये हमारी हो गई डिफ्यूजन, मिनरल्स चले गए। लेकिन हमें इधर एग्जाम्पल दी गई है कि 80% ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑस्मोसिस हो गया है, लेकिन सॉइल के अंदर कमी हो गई है पानी के लिए। तो जब ये अंदर से बाहर जाएगा, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसकी एक और दी गई है कि 2 तरह की एग्जाम्पल्स हैं। जब मिनरल ऊपर अगर आप देखेंगे, देखें 100% मिनरल आउटसाइड प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज है ना, तो हायर टू लोअर डिफ्यूजन। इसी तरह मिनरल्स 20% मौजूद हैं सॉइल के अंदर, तो लोअर टू हायर मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। अब आ जाते हैं एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर इसको समझ लिया, एंजाइम्स हर टॉपिक में आएगा। एंजाइम्स बहुत इजी है, इसको बस अपने कॉन्सेप्ट्स बिठाएं एंजाइम्स के ऊपर। अच्छा, तो अभी हमारी क्लास हो गई है 40 मिनट्स की। इंशाल्लाह अभी हम इसको 20 मिनट्स में ख़त्म करते हैं एंजाइम्स करने के बाद। अच्छा, सबसे पहली बात जो एंजाइम्स के बारे में है वो ये है कि एंजाइम्स प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो होता है, ये पॉइंटर्स लिख लें, प्रोटीन हमेशा अफेक्ट होगा टेम्परेचर या फिर पीएच से। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं। इसी तरह ह्यूमंस की बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि एज एन कैटलिस्ट काम करते हैं। तो एज एन ह्यूमंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मैंने बता दिया प्रोटीन होते हैं। सही, ये पॉइंटर्स जो लिखे हैं ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी सिलेबस क्लास के अंदर। अच्छा, वैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये सेम रहते हैं। जैसे कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होते, ऐसे ही रिमेन रहते हैं अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर की वजह से डीनेचर या जो है डीनेचर हो या कोई भी डिस्टर्बेंस हो टेम्परेचर की वजह से, अनटिल एंड अनलेस। फिर ये जो है वॉशिंग पाउडर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं और ये ब्रेकिंग डाउन के अंदर भी काम आते हैं एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स का जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। सही है, एंजाइम्स के अंदर 2 चीज़ होती हैं, वो होती है सबस्ट्रेट और इसका एंजाइम। ये दोनों लॉक एंड की से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है वो बोले लॉक एंड की डायग्राम, तो कंफ्यूज नहीं होना, एंजाइम और सबस्ट्रेट की डायग्राम को लॉक एंड की बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी आगे दिखाती हूँ। सबस्ट्रेट हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। अच्छा, ये चीज़ याद कर लें, ये चीज़ याद कर लें, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये बेसिक्स हैं। जो आगे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर कॉन्सेप्ट है पूरा, ये चीज़ें वो हैं जो अपने दिमाग में बिठाने वाली हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी बोला जा सकता है। फिर प्रोटीन्स को प्रोटीज ब्रेक डाउन कराते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। फैट्स हैं तो वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट होते हैं लाइपेज एंजाइम्स के थ्रू। अच्छा, लॉक एंड की, ये देख लो, सबस्ट्रेट की हो गई, एंजाइम लॉक हो गया। इस तरह लॉक एंड की हो रहे हैं।
इसकी एक एक्टिव साइट होती है, ये ब्रश सा आ रहा है, ये एक्टिव साइट है। ये मैं क्लोजअप कर देती हूँ ताकि ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है ये एक्टिव साइट है। सही है। अच्छा, अब एक्टिव साइट करता क्या? अब दो चीज़ें होती हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच इज़ डी एक्टिव एंड डी नेचर। अगर एंजाइम क्या नाम है, अगर पेपर में वो बोले कि एक्टिव साइट सही काम नहीं कर रहा या रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो उसका मतलब है कि एंजाइम डी एक्टिव हो गया है, और उसके मतलब है कि वो स्लोली काम करेगा। लेकिन अगर उसका शेप ही डिफरेंट हो, मतलब वो की फिक्स ही नहीं हो रहा लॉक के अंदर भाई, तो मतलब वो डी नेचर हो चुका है। डी नेचर और डी एक्टिव में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ आगे। और ये डी नेचर और डी एक्टिव प्रोटीन इन नेचर जब इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर के थ्रू या पीएच के थ्रू, तब होते हैं ये सिम्टम। अब कैसे और कब होता है, ये आ गया टेम्परेचर। अच्छा, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 32 टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस तक हमारा एंजाइम्स डी एक्टिव हो जाते हैं और 60 पे भी डी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर 60 प्लस चले जाए टेम्परेचर, तो हमारे बॉडी के एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, देन वो एक मैक्स टेम्परेचर पे चले गया जहाँ वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। फिर आ गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ ये जो कर्व आ रहा है उसके आगे, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डी एक्टिव हो गया। लेकिन जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया, तो मतलब आगे बढ़ा टेम्परेचर, तो वो डी एक्टिव हो गया मैक्सिमम पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डी नेचर हो जाएगा एंजाइम। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। फूड स्टेन्स, जो वॉशिंग अमाइलेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स फूड स्टेन्स हटाते हैं, प्रोटीन के, लाइपेज फैट्स के। सबसे अच्छा रिमूवल यही 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, और जो कम टेम्परेचर है उस पर भी नहीं होगा। लेकिन कम होगा, लेकिन होगा नहीं प्रॉपरली, कम होगा। अब ये डायग्राम मैं बहुत आसान कर दूंगी प्रोटीज, लाइपेज और अमाइलेज को। अब ये चीज़ देखो, अब न्यूट्रल होता है 6 to 8 तक। अल्कलाइन जो होता है ये केमिस्ट्री का पार्ट है, 9 to 14 अल्कलाइन होता है। एसिडिक 1 to 5 होता है। अच्छा, जो न्यूट्रल के करीब नंबर्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, जो न्यूट्रल के करीब होते हैं वो वीक अल्कलाइन नंबर्स होते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रल से दूर होंगे, मतलब 1 2 3 या फिर 11 12 13 नहीं 11 12 नहीं 12 13 14, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलाइंस होंगे। न्यूट्रल से दूर है ना, बस ये तीन चीज़ें याद करने वाली हैं। प्रोटीज एसिडिक होते हैं, लाइपेज न्यूट्रल होते हैं, अमाइलेज अल्कलाइन होते हैं। अब प्रोटीज जो होते हैं ना वो पीएच, मैंने मतलब अफेक्टेड बाय पीएच। अब कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। जब डी नेचर और डी एक्टिव में बहुत फ़र्क होता है, ये बात याद रखेंगे, गो थ्रू करेंगे। जब प्रोटीज एसिडिक में सबसे ज़्यादा काम करता है, एसिडिक पीएच में सबसे ज़्यादा काम करता है, लेकिन जब वो न्यूट्रल में जाता है तो वो डी एक्टिव हो जाता है। फिर अपने से बहुत दूर जा रहा है ना, अल्कलाइन के पास जा रहा है, मतलब नंबर बाय नंबर मैं बोल रही हूँ, तो वो डी नेचर हो जाता है। इसी तरह अल्कलाइन अपने 9 to 14 में सबसे ज़्यादा बेस्ट, अमाइलेज अल्कलाइन में सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है। न्यूट्रल के अंदर वो डी नेचर हो जाता है, एसिडिक में वो न्यूट्रल में वो अल्लाह भला करे डी एक्टिव हो जाता है, लेकिन एसिडिक में वो डी नेचर हो जाता है। सॉरी मैंने गलत बोला, मेरे मुंह से मैं यही बोल रही हूँ। डी नेचर और डी एक्टिव में अक्सर लोग बोलने और लिखने में गलती कर जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत राइमिंग वर्ड्स हैं। अब आ जाते हैं न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल का जो किस्सा है वो बहुत ही डिफरेंट है दोनों से।
ये दूर वगैरह की कहानी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा माइनर सा। न्यूट्रल में लाइपेज होता है। लाइपेज न्यूट्रल में सबसे ऑप्टिमम काम करता है, सबसे ज़्यादा मैक्स लेवल पे काम करता है, इस तरह की पीएच पे 6 to 8 पीएच पे सबसे ज़्यादा काम करता है। और वीक एसिड्स पे, वीक एसिड्स मैंने शुरू में बताया था, और वीक अल्कलाइंस मतलब 9 to 12 और 3 या 3 to 5, ये वीक एसिड्स और अल्कलाइन होते हैं, इसमें वो डीएक्टिव हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइंस के अंदर वो डीनेचर हो जाता है। ये बात सारी मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ सही है, यहाँ मैंने सारी बात लिखी है। मीट टेंडराइजेशन वही है कि क्या नाम है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन कौन ब्रेक डाउन करता है, तो प्रोटीज होता है, प्रोटीज ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन से जो है ये आ गया प्रोटीज, और फिर इसी तरह वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से प्रोटीज, प्रोटीज से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स, मीट टेंडराइजेशन। और ये जो है आ सकता है, मीट टेंडराइजेशन किससे होती है, तो ये पपाया से होती है, सही है, ये बात इतनी बस ये है। प्रोटीज बेसिकली क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीज एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये एसिडिक होता है, कंटेन सिट्रिक एसिड, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव कर देता है, तो ये सिट्रस फ्रूट बन जाता है, डन बाय पपाया एनी रॉ फ्रूट। ये है मीट टेंडराइजेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड है पीएच। अच्छा, पीएच डी एक्टिव और डी नेचर से भी रिलेटेड है। आज का लेक्चर हमारा 12 स्लाइड्स का, हमने 1 घंटे के अंदर पूरा हमने लेक्चर, एक एक छोटी चीज़ हमने कवर अप की है, सही है। अगर कुछ ना समझ आया हो तो ग्रुप मौजूद है, ग्रुप पे टेक्स्ट करें, क्वेरीज अपनी पूछें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।